नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th पोल साइंस की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th पोल साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स को इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है उन लैंग्वेज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बेटर तरीके से क्लियर हो पाए। क्योंकि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, उसमें जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं वो एग्जांपल्स नेशनल लेवल के होते हैं, तो कई बार समझना इतना आसान नहीं होता। तो हम उन एग्जाम्पल को रिप्लेस कर देते हैं आपके गली मोहल्ले के एग्जाम्पल से, आपके आसपास के एग्जाम्पल से, आपके स्कूल के एग्जाम्पल से, ताकि आप कनेक्टिविटी फील कर पाओ, ताकि आप कंसेप्ट को ठीक से समझ पाओ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कंसेप्ट इज द की, कंसेप्ट क्लियर होने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 11th क्लास में पर्टिकुलरली। चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, जियो हो, इको हो, सोशलॉजी हो या फिर पोल साइंस हो, कंसेप्ट हमारा मेन फोकस होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो आपको सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको सब्जेक्ट और ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा। बस इतना ही हमें चाहिए। और जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि इसमें कुछ नया नहीं होता, हमारे आसपास की ही चीज़ें होती हैं जो इस सब्जेक्ट में दी जाती है। और जब आसपास की चीज़ें होती है तो मतलब हमें कुछ नया तो करना ही नहीं ना, बस उनको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, बस आपका सिलेबस हो गया। और जब इस लेवल पे आ जाओगे ना कि आपने ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया है, उन चीज़ों को, आसपास की चीज़ों से समझना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आप टॉप पर जाने वाले हो, आप बहुत आगे जाने वाले हो, आप सबसे आगे जाने वाले हो। ये जो हमारी पोल साइंस की क्लास 11th की एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में अब तक हम 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर की बात करेंगे और 5th चैप्टर आपका लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहेंगे। ओके, विधायिका, जैसा कि हम पहले की क्लासेस में 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं उन्हीं में से एक अंग विधायिका होती है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की, और समझते हैं इस पूरे चैप्टर को, इस कंसेप्ट को। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर है। ओके, चैप्टर है हमारा लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका की बात करें तो विधायिका सरकार का वो अंग होता है जो कानून का निर्माण करता है। तो अब तक हमने क्या समझा पिछली क्लासेस में? पिछली क्लासेस में एक चीज हमने समझी है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। ओके, गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है विधायिका, ठीक, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। तीनों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो विधायिका होती है, विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। ठीक, जैसे अपने यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट है ना, वो क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। क्लियर? यानी कि मोटे तौर पे एक फंक्शन की बात करें। ये जो कार्यपालिका है इसको हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है इन्हीं कानूनों को लागू करना। ओके, इंप्लीमेंट क्या करेगी? कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका में कौन आ जाते हैं? आईएएस आईपीएस ऑफिशियल आ गए, सारे के सारे मंत्री आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, ओके, प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, वो सारे के सारे कार्यपालिका में। इनका काम कब स्टार्ट होता है? जब ये विधायिका कानून बना देती है। उन कानूनों को लागू करना, नीतियों का निर्माण करना, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। उसके बाद तीसरा अंग आ जाता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में सारी न्यायिक व्यवस्था आ जाती है, जुडिशरी हमारी आ जाती है, कोर्ट हमारे आ जाते हैं, जिसका मुख्य कार्य है टू प्रोवाइड द जस्टिस। ओके, जुडिशरी का मुख्य कार्य है जस्टिस प्रोवाइड करना, यानी कि न्याय प्रदान करना। तो इनके बारे में हम डिटेल में, यानी कि ये कहने को तो 3 वर्ड है और मैंने 3 वर्ड को एक्सप्लेन भी कर दिया, दैट्स ऑल। हो गया? नहीं, इन्हीं के ऊपर फिर एक एक करके आपका एक पूरा चैप्टर दिया गया है। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम सरकार के हमारे पहले अंग विधायिका को अच्छे से समझने वाले हैं। विधायिका क्या होती है, विधायिका के कितने अंग होते हैं, विधायिका के क्या कार्य होते हैं। जैसे हमारी संसद की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ये तीनों भाग आ जाते हैं। तो हम राज्यसभा की भी बात करेंगे, राज्यसभा को भी समझेंगे, उसके कार्य कैसे होते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती है। लोकसभा की भी बात करेंगे। उसके बाद हम राज्य में जो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है उनको भी समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम विधायिका को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि विधायिका क्या होती है और कैसे ये कार्य करती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि क्षेत्र के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 76 में हमारी विधायिका की बात की गई है। ओके, और हमारी जो भारतीय संसद है, विधायिका है, उसमें 2 तो सदन आ जाते हैं, एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा हो गया राज्यसभा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है। यानी कि जब अगर हम बात करते हैं हमारी विधायिका तो उसके 3 अंग हो जाते हैं। ओके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघ की जो विधायिका होती है, यानी कि पूरे देश की जो विधायिका होती है, उसको हम बोलते हैं संसद। ठीक, हमारे देश में क्या बोलते हैं? संसद, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पार्लियामेंट।
समझ रहे हो ना? यानी कि विधायिका क्या है, सरकार का एक अंग है। पहली चीज तो आपने ये समझा। दूसरा ये कि संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसके 3 अंग होते हैं। हमारे देश की जो विधायिका है उसके 3 अंग है। उसमें राष्ट्रपति हैं, उसके बाद लोकसभा है, उसके बाद राज्यसभा है। और हमारे देश की जो विधायिका है, हर देश की विधायिका का अलग नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यूएसए की, तो वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं। अपने यहाँ पे पार्लियामेंट या फिर हिंदी में कहें तो संसद कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति होंगे और उसके बाद 2 सदन होंगे। 2 सदन कौन से होते हैं? एक तो हो गया राज्य का सदन जिसको हम बोलेंगे राज्यसभा। क्लियर? ये अपर हाउस है। अपर मतलब उच्च सदन, इसकी हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। दूसरा आ जाता है जनता का सदन जिसको बोलते हैं लोकसभा, यानी कि लोगों का सदन। तो हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके 2 हाउस है। एक तो लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। और कानून कब बनेगा? कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, यानी कि इनके बिना कानून नहीं बन सकता। अगर कानून नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं। ठीक, तो ये तो होता पूरे देश में, यानी कि हमारे पूरे देश की क्या है, जैसे हम सांसद चुनते हैं ना, वो कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। तो वो हमारी संसद हो गई। ऐसे ही हर राज्य की भी अपनी एक विधायिका होती है जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल या फिर उसको विधानसभा कह सकते हैं। जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, राज्य पूर्ण राज्य तो नहीं, लेकिन दिल्ली की अपनी विधानसभा है। 70 विधायक, 70 एमएलए चुने जाते हैं। और वो कहाँ बैठते हैं? जो हमारी स्टेट असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, उसमें बैठते हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 90 एमएलए चुने जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? वहाँ की विधानसभा में बैठते हैं। ओके, यानी कि ये जो विधानसभा या विधानमंडल होते हैं ये राज्य के होते हैं। राज्य से संबंधित कानूनों का निर्माण ये करते हैं, और जो देश से संबंधित कानूनों का निर्माण है वो हमारी संसद करती है। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है, और एक इसमें राष्ट्रपति आ जाते हैं। राष्ट्रपति को इसलिए, प्रेसिडेंट को इसलिए अंग माना जाता है क्योंकि इनके बिना जब तक ये अनुमोदन नहीं करेंगे, जब तक ये साइन नहीं करेंगे, जब तक ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक वो विधेयक रहता है, वो कानून नहीं बन पाता। ठीक, अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं। ओके, डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटे तौर पे हम समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है। हमारी जो विधायिका है, हमारे देश की विधायिका कौन सी है? संसद है। तो संसद के सदस्यों का चुनाव वो जनता द्वारा किया जाता है। पूरे देश को क्या करते हैं हम? पूरे देश को कुछ भागों में बांट देते हैं। जैसे हर एक देश की बात करें तो अलग अलग सिस्टम होता है। अपने देश में ये होता है कि पूरे देश को हम 543 भागों में बांट देते हैं, जिनको बोलते हैं हम निर्वाचन क्षेत्र। ओके, संसदीय क्षेत्र भी बोल देते हैं उनको। ठीक, वहां से एक चुना जाता है। तो पूरे देश से 543 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। क्लियर? और इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारी राज्यसभा की, तो राज्यसभा के भी 245 अभी वर्तमान में सदस्य हो, तो उसमें से 233 चुने जाते हैं। हालांकि वो कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मेथड से हो, वो जनता चुनती है इनको। ठीक, जो विधायिका में जाएंगे, हमारे एमपी है, विधायिका में गए हुए ना, पार्लियामेंट में गए हुए, लोकसभा में गए, तो किसने चुना? हमने चुना है। और जो राज्यसभा में, उनको इनडायरेक्टली हमने चुना है, क्योंकि हमने चुना है एमपीज को। ओके, हमने चुना है ना एमपीज को, हमने चुना विधानसभा के सदस्यों को, तो वो फिर आगे उनको चुनाव करते हैं। क्लियर? इसलिए जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। यानी कि ये जो अंग होता है ये क्या होता है? ये हमारा जनता का प्रतिनिधि होता है। ओके, क्योंकि हमने जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में आप क्या चुनते हो? अपने मॉनिटर को चुनते हो। मॉनिटर क्या है? आपके प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। उसके बाद उसके जो रूल वगैरह सेट करने हैं, टीचर के साथ कोई बातचीत करनी है, तो कौन करता है? आपका मॉनिटर करता है। तो ऐसे ही हमें एक तरीके से जो हमारे पूरे देश को 543 भागों में बांटा जाता है। अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे लोकसभा की 7 सीटें हैं, तो 7 सदस्यों को चुना जाता है 7 भागों में बांट करके। तो 7 क्या होंगे? वो उस इलाके जहाँ से चुने जाएंगे वहाँ के प्रतिनिधि होंगे, और हमारे बिहाफ पर, हमारी जगह पे जो 5 वर्षों के लिए चुने गए, वो कानून का निर्माण करेंगे। ठीक, वो अपनी भूमिका वहां पर निभाएंगे। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन या बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग, यानी कि सब कुछ, ये जो पार्ट होते हैं संसद के, उसमें बहस भी होती है, विरोध प्रदर्शन भी होता है। आउट मतलब एक तरीके से ये होता है कि नहीं जी हमने तो बहिष्कार कर दिया, बाहर भी चले जाते हैं विरोध में कई बार। ओके, कई बार सर्वसम्मति से मिल करके भी डिसीजन ले लिए जाते हैं। कई बार ये होता है कि आम जन के मुद्दों को भी उठाया जाता है। कई बार सरकार के सभी जो विपक्षी दल है वो भी साथ आ जाते हैं। ये सारे संसद में होता है।
ओके, जब विरोध करना है तो विपक्षी दल विरोध भी करेंगे, मुद्दा उठाना है तो वो मुद्दा भी उठाएंगे, जब लगता है कि नहीं एक साथ खड़े होना तो उस मुद्दे पे वो एक साथ भी खड़े होंगे, जैसे कि कोविड के मुद्दे पे एक साथ खड़े थे। ओके, तो ये सब कुछ संसद के अंदर होता है। तो वो जो कानून बनते हैं ना, सिर्फ ये नहीं कि कानून बन गया दैट्स ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बहस भी होती है, उसमें बड़े बड़े लेवल तक चर्चाएं भी होती है, कई बार विरोध प्रदर्शन भी होता है, उसमें कई बार बदलाव या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो हमारी विधायिका में होती है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे जो देश है उसकी रीढ़ की हड्डी है, हमारा जो लोकतंत्र है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है संसद। संसद जितना अच्छे तरीके से काम करेगी, देश उतनी अच्छे तरीके से चलेगा, डेमोक्रेसी उतनी अच्छे तरीके से काम करेगी। तो एक लाइन में समझे तो क्या है विधायिका? हाँ, विधायिका हमारे देश में संसद कहलाती है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और इसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है। लेकिन एक मुख्य कार्य की बात की, बहुत सारे कार्य जो हम आगे डिस्कस करने वाले। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। हमने क्या किया, जैसे 2 तरीके की सरकार हो सकती है, पिछले चैप्टर में हमने किया ना कार्यपालिका। एक तो हो सकती है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश के जो लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं डायरेक्ट, और प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है। दूसरा होता है जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, जैसा कि इंडिया में है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरे देश के जो लोग होते हैं वो अपने अपने इलाकों से सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, और उनमें से ही कोई व्यक्ति, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसके पास ज्यादा पावर होती है। तो हमारे देश में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। तो यहाँ पे संसद का कोई सदस्य है वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, सारी शक्तियां, जो सरकार का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो संसद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लोकतंत्र में, जहां पर संसदीय प्रणाली होती है। ठीक, तो यहां पर हम ये सारा का सारा जो ताम झाम मैंने बताया कि ये होता है वो होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे कि क्या होता है, लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा क्या करती है, उनमें से कौन सा हाउस पावरफुल है, कौन सा हाउस कम पावरफुल है, कानून कैसे बनते हैं। ओके, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। संसद में कानून बनाने के अलावा और क्या क्या होता है, शून्यकाल कौन सा होता है, प्रश्न काल कौन सा होता है, क्वेश्चन आवर कौन सा होता है, जीरो आवर कौन सा होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो विधायिका होती है, विधायिका तो समझ में आ गई ना कि सरकार का एक अंग होता है विधायिका, और हमारे देश की विधायिका को संसद कहा जाता है। और संसद की हमारी संसद है उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अब जो ये जो विधायिका होती है, विधायिका 2 प्रकार की हो सकती है किसी भी देश में। एक विधायिका तो होगी जो केंद्र में, जो हमारे देश में संसद, ये तो होगी पूरे देश की, जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। ठीक, और हर राज्य की भी अपनी एक विधायिका होगी। राज्य में जो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं ना, तो वहां पे उसको हम विधानमंडल कह लीजिए या फिर उसको विधानसभा कह लीजिए, इंग्लिश में कहें स्टेट असेंबली कहेंगे उसको, और देश में जो होगी उसको हम पार्लियामेंट कहेंगे। यानी कि 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो पूरे देश की विधायिका होगी जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, एक होगी राज्य की विधानसभा जो कि राज्य स्तर पर कुछ कानूनों की जहां पर आवश्यकता पड़ती है उन कानूनों को बनाती है और बाकी सारे कामों को निपटारा करती है। जैसे आप देखते हैं कि स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ पे हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं। ओके, उसके अलावा वहाँ पे जब क्लास की बात की जाए तो वहाँ पे मॉनिटर होते हैं, वो क्लास अपनी क्लास के ही मसले देखते हैं। हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, वो पूरे स्कूल के मसलों को देखते हैं ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव ना। तो ऐसे ही अपने देश के लिए तो संसद होगी और राज्यों के लिए विधानसभा या फिर विधानमंडल होता है। अब हम समझ देते हैं कि ये जो विधायिका होती है हमारे देश में तो संसद है। ठीक, संसद उसका नाम है ना, यूएसए की बात करें तो वहां कांग्रेस कहेंगे। तो संसद के कार्य क्या क्या होते हैं तो उनको हम समझ देते हैं, छोटा सा थोड़ा सा समझेंगे, आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा अगर पूछा जाए तो। पहला जो सबसे प्रमुख कार्य होता है संसद का, वो होता है कानून का निर्माण करना। संसद के सदस्य होते हैं वो कानून का निर्माण करते हैं। आगे हम प्रक्रिया भी समझने वाले हैं कि कानून का मसौदा है वो तैयार किया जाता है, जो भी मंत्रालय जिससे संबंधित कानून होता है, उसके बाद एक सदन में उस कानून के मसौदे को रखा जाता है। जब तक वो कानून नहीं बनता ना, तब तक वो विधेयक या फिर बिल कहलाता है। ठीक, कानून नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, विधेयक या बिल। एक सदन में चर्चा होगी, फिर दूसरे सदन में चर्चा होगी, दोनों सदन पास कर दे तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको अनुमोदन कर दे, स्वीकृत कर ले, हस्ताक्षर कर दे, साइन कर दे, तो वो बन जाएगा कानून। तो कानून का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख कार्य होता है संसद का। संसद के दोनों सदन मिलकर के उस कानून का निर्माण करते हैं। क्लियर। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। दूसरा जो कार्य होता है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कौन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें देश की कार्यपालिका की, तो उसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब कुछ आ जाते हैं। उस पर नियंत्रण रहता है संसद का, क्योंकि ये कहां से चुने जाते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। इनको अपने हर एक कार्य के लिए जवाब देना होता है संसद को।
अगर लगता है कि ये सही से कार्य नहीं करे और लगता है कि संसद के सदस्यों ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर भी सकती है। ओके, तो जो कार्यपालिका होती है वो कंट्रोल में रहती है क्योंकि उनको आंसर देना पड़ेगा, वो आंसरेबल होती है संसद को। तो एक तरीके से इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उससे रिलेटेड प्रश्नों को संसद में पूछा जा सकता है। ओके, और अगर कार्यपालिका अपना विश्वास खो दे, मान लीजिए कि समर्थन वापस ले लिया, किसी को लगा कि नहीं इन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया, समर्थन वापस ले लिया, कुछ सदस्यों ने, किसी एक पार्टी ने उस गठबंधन से पीछे हट गई, तो वो सरकार गिर भी सकती है अगर 272 से नीचे आंकड़ा आ जाए। इसके साथ साथ वित्तीय कार्य भी होते हैं, बजट पारित करना। ओके, बजट समझते हो ना, पैसा चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कार्य के लिए। तो वो जो बजट पारित किए जाते हैं कि हम सड़क निर्माण के लिए इस वर्ष के लिए इतना बजट पारित करें, शिक्षा के ऊपर इतना खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य के ऊपर इतना खर्च किया जाएगा, तो वो बजट कौन पारित करता है? बिल पारित करते हैं, बजट जो पारित करते हैं वो भी हमारी संसद ही करती है। इसके साथ संविधान में संशोधन करना, जैसे कि हमारा संविधान पहले बना हुआ है उसमें कोई बदलाव करना हो, या फिर रिसेंटली हमने कोई कानून बनाया और हमें लगा कि नहीं उसमें ये गड़बड़ रह गई, हमें बदलाव करना है, तो जो परिवर्तन बदलाव करते हैं ना उसको संशोधन बोलते हैं। तो संविधान में संशोधन करना ये भी हमारी संसद का ही कार्य होता है, वही संशोधन करते हैं। ठीक, वो भी ऐसे नहीं कि सिंपल तरीके से हो गया कि जाओ एक एप्लीकेशन दे दो हो गया, ऐसा नहीं होता। बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, फिर अलग अलग दोनों हाउस है उसको पारित करते हैं, जब पारित हो जाता है तब वो संशोधन हो जाएगा। इसी तरीके से निर्वाचन संबंधी कार्य भी होते हैं संसद के, जैसे हमारी संसद है वो सभापति का चुनाव करती है, लोकसभा। राज्यसभा होती है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, लोकसभा भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये भाग लेती है। ओके, तो यानी कि इनके निर्वाचन संबंधी भी कुछ कार्य होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा के सभापति का चुनाव। ओके, संसदीय समितियां बनी होती हैं, उनके सदस्यों का चुनाव, वो सारे के सारे कार्य ये संसद करती है। इसके साथ साथ न्यायिक कार्य भी होते हैं कि न्यायिक कार्य मतलब जैसे राष्ट्रपति है वो अगर अपने पद का दुरुपयोग करें, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो पद का दुरुपयोग करें, तो उन पर जो एक्शन है वो हमारी संसद ले सकती है। महाभियोग बोलते हैं, महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग चला करके उनको हटाया भी जा सकता है। तो ये भी ड्यूटी होती है हमारी संसद की। इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व तो होते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, आम जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर होते हैं ना, हम जो एमपी चुनते हैं वो वहाँ जाते हैं, वो संसद होगी। जैसे मान लीजिए कि हर क्लास से हमने मॉनिटर चुन लिया तो वो क्या है, हमारे प्रतिनिधि है, और मॉनिटर बाद में वो एक तरीके से सारे मॉनिटर मिलकर के वहाँ की स्कूल की एक संसद बनाते हैं, बन गई ना संसद। तो ऐसे ही पूरे देश की संसद बनती है, तो वहाँ पे देश की जनता को प्रतिनिधित्व भी प्रदान करते, एक मंच प्रदान करती है हमारी संसद। तो ये मोटे तौर पर कार्य होते हैं हमारी संसद के। अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 मार्कर में तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, इतना डीपली भी आपको नहीं जाना है। तो यहाँ से हमने समझा कि संसद हमारे लिए, विधायिका हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कौन कौन से कार्य करती है। इसके अलावा कुछ और कार्य भी है, यानी कि बहस का मंच भी होता है, यानी कि कोई भी मुद्दा है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे वो कोविड का मुद्दा हो, चाहे वो सीबीआई रेड का मुद्दा हो, या कोई भी इस प्रकार का मुद्दा हो, तो उसके ऊपर बहस भी संसद में होती है। विपक्षी दल होते हैं वो मुद्दों को उठाते हैं, जो सत्ता पक्ष होता है उसका सदस्य भी उस मुद्दे को उठा सकता है। जैसे बीजेपी है, दैट इज द रूलिंग पार्टी, तो उसका जो मेंबर है वो भी उस मुद्दे को उठा सकता है। हर सदस्य होते हैं वो अपने अपने पार्लियामेंट्री इलाके की, अपने अपने संसदीय इलाके के मुद्दों को उठाते हैं, उसके ऊपर बहस भी होती है। ओके, उसके बाद समाधान, सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो उसके लिए भी मंच प्रदान करती है हमारी संसद। इसके साथ साथ विदेश नीति पर भी नियंत्रण स्थापित करती है कि विदेशों से संबंधित किसके साथ समझौता करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीज़ें चर्चा होती है संसद में, उसके बाद जाकर के वो तय किया जाता है। तो इसके ऊपर भी नियंत्रण होता है संसद का। इसके साथ साथ विचारशील कार्य भी, मान लीजिए कि समाज में कुछ बदलाव लेकर के आना है, देश में कुछ नया लेकर के आना है, तो उनके ऊपर भी आमतौर पे कार्य करने से पहले चर्चा की जाती है कि ये चीज़ मसौदा है, ऐसा सोच रही है सरकार, या फिर सुझाव भी दे दिए जाते हैं सरकार को। तो इन सब कार्यों का निपटारा करती है हमारी संसद या पार्लियामेंट या फिर विधायिका, या यूँ भी कह सकते हैं कि हमें विधायिका या संसद की आवश्यकता क्यों है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें संसद या फिर विधायिका की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात आती है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, भाग कौन कौन से हैं। तो हमारी संसद की अगर बात की जाए तो वैसे संसद के 3 भाग हो जाते हैं, 3 अंग हो जाते हैं। राष्ट्रपति, ओके, उसके बाद राष्ट्रपति की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग हो गए ना। अगर हम यहाँ पे बात करें सदनों की तो संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? यहाँ पे संसद के 2 सदन आ जाते हैं। जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे संसद के 2 सदन आ जाते हैं। पहला सदन है लोकसभा। ठीक, अब लोकसभा को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि यह 3 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है।
तो लोकसभा वो अस्थायी सदन होता है, ठीक, यानी कि संसद का अस्थायी सदन है, उसको हम बोलेंगे लोकसभा। अस्थायी कैसे होते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के बाद उनकी सदस्यता खत्म, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा, तो टेम्परेरी हो गया ना, परमानेंट तो नहीं है ना, 5 ईयर्स उसके बाद खत्म, उसके बाद नए मेंबर्स आएंगे, चाहे वो दोबारा इलेक्ट हो जाए ये अलग बात है, लेकिन खत्म एक टेनर, तो इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और ये निम्न सदन होता है, यानी कि ऊपर सदन उच्च, जो अगर हम करें उच्च सदन की बात करें तो वो राज्यसभा होता है, ये होता है लोअर हाउस, निम्न सदन होता है, ठीक। इसके साथ साथ लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के कुल सदस्यों की बात करें तो 543 सदस्य हैं वो पूरे देश से चुने जाते हैं, ठीक। ये सदन हालांकि राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ओके, ये लोअर हाउस है, निम्न सदन है, लेकिन शक्तिशाली लोकसभा होता है। क्लियर? तो ये हो गया कि लोकसभा क्या है, ये हमारा एक सदन है संसद का। दोबारा से देखिए कि लोकसभा हमारे सदन का अस्थायी सदन है, पहली चीज। दूसरा, ये लोअर हाउस है, निम्न सदन है। तीसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा, इसके पूरे देश से कुल 543 सदस्य चुने जाते हैं और ये सदन राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम इसके कार्यों को समझ लेते हैं कि इसके कार्य की बात की जाए तो लोकसभा की शक्तियां या कार्य क्या क्या होते हैं। पहला तो ये कि जो संघ सूची और संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का कार्य है वो संसद करती है। संघ सूची समझ रहे हो ना? संघ सूची जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, आपने सभी ने पढ़ा होगा, संघवाद चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देश में जितने भी विषय होते हैं उनको बांटा गया 3 सूची में। पहली सूची होती है हमारी संघ सूची, ठीक, यूनियन लिस्ट जिसको बोलेंगे। दूसरी होती है हमारी स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट जो होती है वो होती है कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट के ऊपर और इस लिस्ट के ऊपर, यानी कि संवर्ती सूची और संघ सूची में जितने विषय होते हैं जैसे विदेश मामले हो गए, सुरक्षा हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, इस प्रकार के जो देश से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पे कानून केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार का सीधा सा मतलब है कि उस पर कानून बनाती है हमारी संसद, ठीक। धन विधेयक होते हैं, जैसे सामान्य जो विधेयक होते हैं उनको प्रस्तुत या पारित करने का कार्य भी हमारी संसद करती है। यानी कि धन विधेयक जो होते हैं पैसे संबंधित, या फिर जो सामान्य कोई कानून बनाना है या कानून में संशोधन करना है तो वो संशोधन वगैरह कौन करती है? हमारी संसद करती है, ठीक। तो ये पहला कार्य है। लेकिन उसमें देखिए कि हमने ये तो संसद तो करती है, लेकिन लोकसभा की क्या रोल है कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो लोकसभा की होती है। आगे हम समझने भी वाले हैं कि लोकसभा में ये मुद्दे उठाए जाते हैं और उसके बाद कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लोकसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा है उसको लौटा सकती है, ओके, एक बार सुझाव के साथ, और उसको रोक नहीं सकती। लौटा दिया लेकिन उसके बाद उसको दूसरी बार पारित करना ही पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो लोकसभा की होती है। उसके बाद कर प्रस्ताव हो गए, बजट हो गए, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य हो गए, उनको स्वीकृति भी लोकसभा देती है। यानी कि कर के प्रस्ताव हो गए कि हमें टैक्स बढ़ाने हैं, नए टैक्स लगाने हैं, टैक्स को हटाना है, बजट पारित करना है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनको भी स्वीकृति हमारी लोकसभा देती है। हालांकि वो राज्यसभा में बाद में जाएंगे, लेकिन लोकसभा स्वीकृति देगी उनको, वहां से भी पारित होने जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं, ओके। प्रस्ताव ला करके, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण भी करती है। जैसे प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव ला करके जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार को जवाब देना होता है संसद में, लोकसभा में। वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कोई अगर गड़बड़ होती है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्ताव लाए जाते हैं, कई बार प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि नहीं आपके अब संसद सदस्यों को विश्वास नहीं रहा, सरकार गिर भी जाती है कई बार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी क्योंकि उनके कार्यों से साथी सदस्य संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं इस मुद्दे के ऊपर, और फिर एक वोट से सरकार गिन गई थी। तो इस तरीके से कार्यपालिका के ऊपर भी कंट्रोल रखती है हमारी लोकसभा। इसके साथ साथ लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य भी करती है। हालांकि दोनों सदन मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन जो लोकसभा उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति भी हमारी लोकसभा देती है। सब जो हमारी संसद है वो स्वीकृति भी देती है कि अगर देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, चाहे वो आर्थिक आपातकाल हो, चाहे वो वित्तीय मतलब आपातकाल हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार का आपातकाल हो, तो उसकी घोषणा है, उसको मंजूरी हमारी लोकसभा देती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका वो हमारी लोकसभा की होती है, यानी कि ये भी लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है। इसके साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाया भी जा सकता है, यानी कि वैसे दोनों सदन मिलकर हटाते हैं लेकिन अकेला राज्यसभा नहीं हटा सकता, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है अगर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है और उनके ऊपर लगे आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो।
इसके साथ समिति और आयोगों का गठन है वो भी संसद करती है, हमारी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ जो धन विधेयक होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो पावर है वो सिर्फ लोकसभा के पास होती है। बाकी में तो दोनों सदन मिलकर के कार्यवाही करते हैं, हालांकि उसमें भी ज़्यादा दबदबा होता है वो संसद का होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा ने पारित कर दिया, ओके, और राज्यसभा ने उसको रोक लिया तो कुछ विधेयक हैं जैसे धन विधेयक वो ऑटोमेटिक ही पारित हो जाएंगे, ठीक। कुछ विधेयक है जिनको रोक लिया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उनका क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन, उसमें करवाई जाएगी वोटिंग। अब वोटिंग देखिए, उसमें 543 सदस्य, ठीक, उसमें चुने हुए 233 सदस्य, चुने हुए सिर्फ वोटिंग अगर करेंगे तो। अब किसकी चलेगी, इसकी चलेगी। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है और महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो लोकसभा ही लेती है, ओके। तो ये सब कुछ हो गए लोकसभा के कार्य क्या होते हैं या लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि लोकसभा के, जैसे हमने अभी तक बात कर रहे थे कि लोकसभा वो ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। कैसे है कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियाँ होती है। कैसे कि एक तो राज्यसभा को जनता नहीं चुनती बल्कि विधायक चुनते हैं, ओके। तो इसलिए जो लोकसभा उसको ज़्यादा शक्तियाँ देगी कि जो जिसको जनता चुनती है उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यों ज़्यादा है, उसकी बात करें तो लोकसभा है उसको जनता चुनती है तो उसको ज़्यादा शक्तियाँ देगी, जबकि राज्यसभा उसको अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है इसलिए उसको शक्तियाँ कम देगी। दूसरा, संविधान द्वारा बनाई गई जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें भी बात की गई कि जनता के पास शक्तियाँ होनी चाहिए, अंतिम शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने लोकसभा को ज़्यादा शक्ति दी है कि जनता ने तो लोकसभा के सदस्यों को चुनाना है सीधे तौर पर, तो उनको शक्तियाँ ज़्यादा देना बनता है, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्यों शक्तिशाली, देखिए हम दो तरीके मैंने बताए। एक तरीका तो ये होता है कि अगर कोई संसद में विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चांस है कि उन्हीं की चलेगी वोटिंग जब करवाएंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि धन विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये वाला भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होगी। तीसरा ये कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, ओके, जो हमारी देश की सरकार होती है उसको बहुमत चाहिए होता है और वो बहुमत राज्यसभा में नहीं चाहिए होता, वो लोकसभा में चाहिए होता है। लोकसभा में आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए होती है, चाहे राज्यसभा में उनके पास 0, सरकार बन जाएगी, ओके। तो इन तीन कारणों से यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ओके। तो ये तो बात होगी लोकसभा की कि लोकसभा कैसा अंग है, क्या क्या शक्तियाँ या कार्य हैं और ये ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है और किस लिए है, ठीक। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा है वो हमारे संसद का दूसरा सदन है, ओके। ये स्थायी सदन है, क्लियर, क्या है ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन इसलिए कि इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। जैसे हमने बात की लोकसभा की, सारे सदस्य 5 साल के बाद एक साथ ही रिटायर हो गए, उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई। इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए परमानेंट हाउस है। ये उस सदन है, ओके, इसको हम अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा क्या, वो लोअर हाउस है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है ना, हमारे यहाँ पे इसका चुनाव, इनके सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है और 2 वर्ष के बाद इनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। यानी कि 2 वर्ष के बाद 1/3 जो मेंबर है, 1/3 जो सदस्य है वो बदल जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद 1/3 और बदल जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कभी भी सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते, इसलिए ये सदन कभी भी भंग नहीं होता, ओके। इसलिए इसको हम स्थायी सदन बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं, क्योंकि एक साथ तो रिटायर नहीं हुए, क्योंकि एक साथ अगर चले जाते तो ये भी टेम्परेरी हाउस हो जाता। तो ये टेम्परेरी नहीं है बल्कि परमानेंट हाउस है। तो दोबारा से देखिए कि भारतीय संसद का जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, पहली चीज़। दूसरा ये उस सदन है। तीसरा, इसके जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष का होता है और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसके अगर सदस्यों की बात करें तो कुल 233 जो सदस्य वर्तमान में उनका चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष विधि से और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, यानी कि उनका चुनाव नहीं होता, अपॉइंट कर सकते हैं। कौन से, जैसे साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में, खेल इत्यादि क्षेत्र में किसी ने अगर कुछ विशेष किया है तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं। तो कुल हो जाते हैं 245 सदस्य, उनमें से 233 चुने होते हैं और 12 अपॉइंटेड होते हैं। 233 वोटिंग वगैरह जैसे चुनाव होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, तो उसमें भाग लेते हैं, जबकि अपॉइंटेड जो मेंबर होते हैं वो उसमें भाग नहीं लेते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते, ओके।
इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हम ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो राज्यसभा होता है, हालांकि है तो ये उच्च सदन, स्थायी सदन भी है, लेकिन ये कम शक्तिशाली होता है क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या कम है। ओके, धन से संबंधित मामले हैं उसमें भी शक्तियां कम होती है। और तीसरा ये कि प्रधानमंत्री को जो बहुमत चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, वो लोकसभा में चाहिए होता है, राज्यसभा में नहीं चाहिए होता है। इसलिए राज्यसभा थोड़ी सी कम शक्तिशाली सदन माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि राज्यसभा का किसी को सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी ये सेम चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। एक ये डिफरेंस आ जाता है, लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए, यहाँ पे 30 वर्ष होनी चाहिए। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि से कैसे, कि इनके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की, तो लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, तो उन 5 का चुनाव कौन करेंगे, विधानसभा के 90 सदस्य होते हैं, वो मिलकर के उन 5 का चुनाव करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है, हम आम जनता जा करके वोट नहीं डालती है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम है वो किसी न किसी संसदीय क्षेत्र में होना भी आवश्यक है। यानी कि ये भी एक कंडीशन होती है कि ठीक है वो भारत का नागरिक हो, आयु भी 30 वर्ष है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर उनका वोट नहीं बना हुआ तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये होगी कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है या फिर लोकसभा का सदस्य बनना है। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या क्या होती है, कि जो सामान्य विधेयक होते हैं उन पर विचार कर उन्हें पारित करती है हमारी राज्यसभा, और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। उनको रोक तो नहीं सकती धन विधेयक को, लेकिन संशोधन के लिए बोला जा सकता है, दोबारा लौटा सकती है लोकसभा के पास कि भाई दोबारा देख लो इसको। ओके, इसके अलावा संवैधानिक संशोधन है उनको पारित करती है। संवैधानिक संशोधन उनके ऊपर यहाँ भी बहस होती है, उसको पारित किया जा सकता है, और अगर इनको लगे कि नहीं उसमें गड़बड़ी है तो उसको वापस भी लौटाया जा सकता है प्रश्न पूछ करके। ओके, संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखा जाता है। जो हमारी सरकार होती है, मंत्री होते हैं, उनको राज्यसभा के सदस्यों के क्वेश्चनों का भी जवाब देना होता है। कुछ भी गड़बड़ गलत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो भी उनको जवाब देना होता है, तो उसके ऊपर नियंत्रण भी बना रहता है यहाँ पे। ओके, इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के सदस्य वो भाग लेते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो उसमें भी राज्यसभा की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। एक ये भी है कि इसका केवल राज्यसभा में होगा, यानी कि इनको हटाने का प्रस्ताव वो लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। इसके साथ साथ संसद की जो राज्य सूची के विषय हैं, ओके, संसद की राज्य सूची के विषय उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक, यानी कि संसद को, ये राज्यसभा है, अगर ये पारित करते तो राज्य सूची का कोई सब्जेक्ट है जो राज्य को पास आता है तो उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा दे सकती है अगर चाहे तो। ये राज्य के हितों की रक्षा करती है, क्योंकि राज्य की सभा है तो ये राज्यों के बारे में, राज्यों के मुद्दों को उठाती है। पूरे जनता के मुद्दों को उठाया जाता है लोकसभा में, इसमें उठाया जाता है पूरे स्टेट का कोई इश्यू तो उनको उठाया जाता है। इसके अलावा जो संविधान है उसमें संशोधन का कार्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि दोनों सदन मिलकर के संशोधन करते हैं। ओके, इसके साथ साथ आपातकालीन घोषणा जो होती है उसको स्वीकृति एक सदन नहीं दे सकता, दोनों सदनों को उसको स्वीकृति देनी होती है, तो ये कार्य भी हमारी राज्यसभा करती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ओके, जिनको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की बात आती है तो उसमें भी राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनके सदस्य भी वोटिंग करते हैं। समिति या आयोग है वो भी अलग अलग गठन किया जाते हैं, तो गठन किया जाता है वो संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के करती है, तो उसमें भी इनकी भूमिका होती है। इसके साथ साथ धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ओके, उनके पास अधिक शक्तियां होती है। राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते, इसलिए उसके पास धन विधेयक के मामले में ज़्यादा शक्तियां नहीं होती। ठीक, तो इसका कारण जैसे हमने ऊपर भी कर लिया कि जनता जो है उनके पास अंतिम शक्ति होनी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए हमने जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां दी गई, राज्यसभा को कम शक्तियां दी गई है। ओके, तो ये बात हुई कि राज्यसभा के कार्य क्या क्या है या फिर उनकी शक्तियां क्या क्या है। उसके बाद अगर बात करें कि हमारी संसद में जब एक सदन ज़्यादा शक्तिशाली है दूसरा कमज़ोर है तो दूसरे की ज़रूरत क्या है, एक से ही ना काम चल जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा कि संसद में दोनों सदनों की आवश्यकता क्यों। 3 मार्कर में 1-2 बार आपके क्वेश्चन आ भी गया है, केवीएस के एग्जाम की बात करें
या फिर हम RPVs के या JNV के एग्जाम की बात करें तो उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो इसमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, विविधता से पूर्ण देश प्राय द्विसदनात्मक ही होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें बाइकैमरल ही होते हैं, जो देश जहाँ पे विविधता ही ज़्यादा होती है। ओके, तो ज़्यादातर इस प्रकार के देश है वो द्विसदन, 2 सदन चाहते हैं, 2 सदन की राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि समाज के सभी वर्गों को वहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व मिल पाए। क्लियर? पहला कारण ये होता है कि ज़्यादातर जो देश जहाँ पे इस प्रकार की विविधता ज़्यादा होती है तो वहाँ पर 2 सदन ही होते हैं। इससे ये होता है कि सभी को मौका मिलता है अपनी बात रखने का संसद में, ठीक, अपने मुद्दे को उठाने का। तो एक कारण तो ये है कि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक ही अन्य लाभ ये होता है जहाँ पे 2 सदन होते हैं कि एक सदन के द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार भी होता है। मान लीजिए कि गड़बड़ी में कुछ गलत ले लिया, दूसरे सदन में फिर से बहस होती है, फिर से चर्चा होती है, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है कानून बनाने में, कोई निर्णय में लेने में, कोई संशोधन करने में। एक ये भी फायदा होता है। और प्रत्येक विधेयक हो या नीति हो उस पर 2 बार विचार भी हो जाता है ठीक से, तो उसमें जो भी कमियां होती है वो कमियां पहले ही दूर हो जाती है। इसके साथ साथ कोई भी सदन है वो निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता, क्योंकि एक सदन ने जल्दबाजी में कर लिया लेकिन दूसरे सदन में जाकर के अटक जाएगा मामला। तो इसलिए आमतौर पर संसद में 2 सदन ही होते हैं, और विशेष तौर पर बात की जाए तो जहाँ पे विविधता अधिक होती है वहाँ 2 सदन ही बेहतर रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है। हमने ब्रिटेन से हमारी ये संसदीय प्रणाली ली है, तो ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर भी 2 ही सदन होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि हमारी, यानी कि यहाँ तक समझ लिया ना आपने कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और दोनों में अंतर होता है। ठीक, अंतर समझा ना कि लोकसभा स्थायी सदन नहीं है बल्कि अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा है उसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। ओके, लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा कम शक्तिशाली है, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली, यानी कि ये 3-4 आप अंतर हमने समझे। उसके बाद हमने कार्य शक्तियों को समझा, तो लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी लगभग मिलते जुलते इसे कार्य शक्तियाँ, यानी कि दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा पारित करती है, बाकी सारे के एक जैसे ही कार्य इनके, ये हमने समझा। और फिर हमने समझा कि हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। अब हम बात करेंगे कि संसद जो हमारी विधायिका होती है वो कानून कैसे बनाती है। तो कोई भी कानून, ये 1 मार्कर में आ सकता है आपके, कि कोई भी कानून का प्रस्ताव कानून बनने से पहले उसको विधेयक या बिल कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो वो एक बिल लेकर के आती है, उसको विधेयक या बिल कहेंगे जब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। ओके, क्योंकि कानून कब बनेगा कि दोनों सदन है वो बहस के बाद उसको स्वीकृत करेंगे, अनुमोदन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो तब वो विधेयक कानून बनेगा। उससे पहले वो क्या होगा, उससे हम विधेयक या फिर बिल कहेंगे। पहली चीज ये समझना है कि विधेयक या बिल क्या होता है। तो कानून बनने से पहले जो मसौदा सरकार तैयार करती है, जो ड्राफ्ट तैयार करती है, तो उसको हम बोलते हैं विधेयक या फिर बिल। वो कानून बनता है जब दोनों सदन उसको अनुमोदित कर दें, स्वीकृत करते हैं और राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देते हैं। अब देखिए कि हमें कानून या विधेयक की आवश्यकता क्यों होती है। अब क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि चलो बनाएंगे तो तब ना, पहले बताइए कि इसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें। हमारे संविधान जब बन गया तो उसमें विधेयक तो पहले से, कानून तो पहले से बने, नयों की क्या आवश्यकता है। अगर नहीं बनाने तो भाई संसद की क्या आवश्यकता है। तो देखिए कि विधेयक या कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए या आगामी चुनाव जीतने के इरादे से किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करता है। ओके, तो पहला तो ये होता है कि जो राजनीतिक दल होता है वो अपने चुनावी वादे हैं वो पूरे करने के लिए, या फिर अगले चुनाव जीतने के लिए कई बार नई चीज़ें लेकर के आते हैं, नई स्कीम, नई योजनाएं लेकर के आते हैं, तो उसके लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, उसके लिए नए कानूनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरे होता है कि लोक हितकारी कोई कार्य करना है। ठीक, यानी कि लोक हितकारी कोई कार्य करना, नया कार्य करना है जनता के हित के लिए, तो उसके लिए एक नए कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि नया बदलाव लेके आना है, हमें पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर रोक लगानी है, तो हमें कानून में बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो क्या आएगा, एक नया विधेयक आएगा। ओके, नया हमें कानून बनाना है ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, तो एक नया विधेयक हम लेकर के आएंगे। यानी कि जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए भी कई बार नए विधेयकों की या कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ सरकार को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी, यानी कि जनता से किए गए वायदे पूरे करने, या फिर अपनी कोई योजना है, नई योजना है, वो नई योजना लेकर के आए कि स्कूल है उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, चेंज करना है। ओके, नया टाइप का एक एग्जाम सिस्टम सेटअप करना है, तो कानून या विधेयक तो लेके आना पड़ेगा ना। जैसे फैमिली आईडी आजकल बन रही है, तो नया विधेयक लेकर के आए, कानून बनाया कि ये कंपलसरी होगी। ओके, इसके साथ साथ कि वर्तमान परिस्थिति में अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है तो उस वक्त भी विधेयक संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा।
तो इन कार्यों के लिए नए विधेयक या फिर कानून की आवश्यकता होती है, यानी कि जनता के हित में अपने वादों को पूरा करने के लिए, ओके, कोई जनता के हित में कदम उठाने के लिए, किसी नई योजना को पूरा करने के लिए, या फिर संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो, तो उस वक्त हमें विधेयक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ये एक और चीज़ समझनी है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है। कि सिर्फ ये नहीं होता कि संसद में गया और कानून बन गया, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ होता है। कहाँ से होता है वो हाथ, क्यों होता है, ये उसको भी हम समझ लेते हैं कि विधेयक बनाने में कई बातों को ध्यान में रखना होता है। एक बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे कानून लागू करने के लिए जरूरी संसाधन कहाँ से आएगा, पहले सोचना पड़ता है कि भाई कानून तो हमने बना दिया कि सबको हम इतने 1000 रुपये देंगे पर मंथ, ठीक है, बना दिया, पैसा कहाँ से आएगा। हमने बना दिया कि हर स्कूल में ये सब कुछ फैसिलिटीज हम देने वाले हैं, पहले सोचना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो A1 क्लास के स्कूल हैं, मतलब इस गजब के लेवल के स्कूल पहुंच गए हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स भी उस लेवल के चाहकर भी नहीं बना सकते। तो वो लेवल तो पहले सोचा गया होगा ना, पैसा कहाँ से आएगा, तो बजट सोचना पड़ता है। विधेयक का कितना समर्थन और कितना विरोध होगा ये भी पहले सोचते हैं। विधेयक जब लेके आएंगे कि लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना विरोध होगा, चुनाव में इस कानून का क्या प्रभाव होगा, ये सारी समस्याएं पहले सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये क्या है कि जो विधेयक होता है वो राजनीति से जुड़ा होता है, पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, वो सारी चीजें सोच करके ही वो कानून लाया जाता है। जैसे कृषि कानून लेके आए, ओके, लेके तो आ गए अपने फायदे के लिए, फिर लगा विरोध होने लग गया तो सरकार को 4 कदम पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये राजनीति से जुड़ा होता है, राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है कि राजनीतिक माइंड से भी, राजनीतिक जो पॉलिटिक्स का चश्मा होता है उस चश्मे से भी देखा जाता है कि कानून को कैसे लेकर के आना। इसके साथ साथ यदि अगर गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, लठबंधन की सरकार समझ लीजिए कि जैसे बहुमत चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, कई बार एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, 2, 4, 10, 15, 20 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है। जैसे बिहार की सरकार की बात करें, महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, तो क्या गठबंधन की सरकार है। तो वहाँ पे जहाँ गठबंधन की सरकार होती है तो उस वक्त सहयोगी पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या, उनकी भूमिका क्या है, तो ये भी पहले देखना होता है कि कहीं ये तो नहीं कि हम नया विधेयक कानून लेकर के आ रहे हैं और वो कल को कह दें कि भाई हम तो चले, ओके, चले तो सरकार गिर जाएगी। तो वो भी ध्यान में रखना होता है कानून या विधेयक लाने से पहले। इसके साथ साथ कानून बनाने की प्रक्रिया से पहले उस कानून के लिए मंत्रिमंडल में इस बात पर भी विचार किया जाता है, मंत्रिमंडल से भी डिस्कशन होता है कि क्या करके कैसे बनाना है, कैसे लेके आना है, क्या कुछ उसमें रहेगा। कई बार एक कानून वो कई मंत्रालयों से जुड़ा होता है, ओके, कई मंत्रालयों से जुड़ा है तो सभी मंत्रालयों से चर्चा की जाती है ताकि वो ड्राफ्ट जब तैयार किया जाता है कि ये कानून हम लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे ये जो प्रक्रिया होती है, पूरी जो प्रोसेस होती है कानून बनाने की, वो सिर्फ विधायिका की नहीं होती, उससे पहले पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल तंत्र से भी जुड़ी होती है। उसके बाद वो विधेयक का मसौदा तैयार होता है और फिर आगे का जो काम होता है वो हमारी पार्लियामेंट, विधायिका या फिर संसद करती है। ओके, तो ये तो हो गया कि कानून जो बनता है वो पहली चीज तो हमने समझा कि कानून, विधेयक की आवश्यकता क्यों है, और फिर हमने समझा कि जो विधेयक या कानून होता है वो कैसे हमारी पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। अब हम समझेंगे जो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक समझ गए ना, विधेयक क्या होता है कि कानून बनने से पहले जो बिल या मसौदा होता है ना, कानून तो बाद में बनेगा, तो उसे बोलते हैं विधेयक। विधेयक मुख्य तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि एक तो होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट ने पेश किया उसको। ओके, अब जो सरकारी विधेयक होते हैं वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो धन विधेयक होगा, धन विधेयक मतलब जो टैक्स से रिलेटेड है, छूट से रिलेटेड है, या किसी प्रकार के पैसे से रिलेटेड है, ओके, धन से रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे धन विधेयक। ओके, जो पैसे से रिलेटेड कोई कानून है, विधेयक लेकर के आए। एक होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़ करके बाकी सभी साधारण विधेयक होंगे। जैसे मान लीजिए जनता से जुड़े कोई मुद्दा है, उससे रिलेटेड कोई है, तो साधारण विधेयक में आएगा। या संसद, जो हमारा संविधान है उसमें कोई संशोधन करना है, वो भी साधारण विधेयक में आएगा। ठीक, यानी कि जो विधेयक है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। सरकारी विधेयक अगर मंत्री उसको प्रस्तुत करते हैं, और सरकारी विधेयक आपके धन विधेयक भी हो सकते हैं और साधारण विधेयक भी हो सकते हैं। साधारण विधेयक में 2 चीजें हमने शामिल कर ली। सामान्य विधेयक होगा कि सामान्य जनहित का मुद्दा है, और संविधान में अगर संशोधन करना है तो संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा, ये इसी का ही पार्ट है। ठीक, और धन विधेयक अलग हो गया। तो एक तो हो गया हमारा सरकारी विधेयक जो मिनिस्टर्स पेश करते हैं संसद में। एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक मतलब मंत्रियों को छोड़ करके संसद का कोई भी अन्य सदस्य पेश कर सकता है। यह आपके साधारण विधेयक हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। धन विधेयक तो ये लेकर के नहीं आ सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। ओके, तो ये हो गए
कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक जो मंत्री लेकर के आते हैं, और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक जो अन्य सदस्य लेकर के आते हैं। जो मंत्री लेकर के आते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, धन विधेयक भी हो सकते हैं और साधारण विधेयक भी हो सकते हैं। और जो गैर सरकारी विधेयक लेकर के आते हैं तो वो सामान्य विधेयक भी हो सकता है, आम जन का मुद्दा भी हो सकता है, और वो संविधान संशोधन से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, आमतौर पे जो सरकारी विधेयक होते हैं उन विधेयकों के पारित होने की, कानून बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओके, तो ये तो बात हुई कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि विधेयक को पारित कैसे किया जाता है। ठीक, कैसे क्या कुछ होता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल रहे हैं धन विधेयक का, इसी तरीके से कोई भी विधेयक है वो ऐसे ही पारित होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि बाकी जो जितने भी विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं। बस इतना सा फर्क है अगर आ जाए तो। जैसे धन विधेयक को कि केवल लोकसभा में ही शुरू हो सकता है, पेश किया जाएगा। मान लीजिए सदस्य एमपी है, उस मुद्दे को उठाएगा कि मैं ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उससे पहले परमिशन लेनी होती है। ओके, तो वहाँ पे पेश किया जाएगा। जब लोकसभा धन विधेयक को पास कर देती है, मान लीजिए कि उन्होंने बहस की, ओके, चर्चा हुई, पास कर दी, तो इसको राज्यसभा की सिफारिशों के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ठीक, राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों को लोकसभा को लौटा देता है, और लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने या ना माने। अब देखिए कि राज्यसभा के पास तो धन से रिलेटेड ज़्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा क्या कर सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है, या फिर बिना चर्चा के भी, या फिर सुझाव के साथ भी हो सकता है कि उसको लौटा देगी लोकसभा के पास। ठीक, अब लोकसभा के पास जब लौटा दिया जाता है तो क्या होता है कि लोकसभा है वो उसकी सिफारिशों को माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि धन संबंधी विधेयक की पावर लोकसभा के पास होती है। अगर लोकसभा सिफारिशों को मान ले तो समझ लेते हैं कि राज्यसभा के उन सुधारों के साथ दोनों सदनों ने पास कर दिया है। सिंपल सी प्रोसेस है। मान लिया तो ठीक है कि दोबारा राज्यसभा के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तो ये समझा जाता है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पास किए गए रूप में दोनों सदनों ने पास कर दिया, यानी कि लौट के आ गया तो पास तो माना जाएगा, सिफारिशें माने चाहे वो ना माने। राज्यसभा ने अगर 14 दिनों के अंदर बिल को लौटाया नहीं, मान लीजिए सिफारिश के साथ लौटाया नहीं, तो भी ये मान लिया जाता है कि वो पास हो गया। यानी कि ज़्यादा पावर नहीं है धन संबंधी विधेयक के ऊपर राज्यसभा के पास, कि वो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि सबसे पहले धन विधेयक वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, कोई भी सदस्य है, ठीक, यानी कि सरकार के मंत्री है वो पेश करेंगे। उसके बाद चर्चा होगी, बहस होगी, लोकसभा पास करके भेज देगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि उसको सुझावों के साथ लौटा दे 14 दिनों से पहले, दूसरा ये होगा कि वो उसके बारे में अपने पास यानी कि पास ही ना करें। तो दोनों ऑप्शन में क्या होगा कि लौटा दिया तो भी वो पास माना जाएगा, चाहे वो सुझाव माने जाएं या ना माने जाएं। नहीं लौटाया तो भी वो पास ही माना जाएगा। यानी कि धन संबंधी जो भी विधेयक है लोकसभा ने पास कर दिया तो वही सब कुछ अंतिम माना जाएगा। कोई भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकती। यानी कि राष्ट्रपति को धन विधेयक की स्वीकृति देने ही पड़ेगी, उसे मना नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया धन संबंधी विधेयक कैसे पारित होता है। अगर हम सामान्य विधेयक की बात करें तो उसमें दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पेश किया जाएगा, चर्चा होगी, उसको लौटाया जा सकता है, 6 महीने तक उसको रोका जा सकता है, यानी कि वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। और उनको राष्ट्रपति भी सुझावों के साथ लौटा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर फिर लौटा दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं, यानी कि वो थोड़ी सी प्रोसेस उसकी अलग होती है। बाकी धन विधेयक की प्रोसेस क्या रहती है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कि कैसे कानून बनता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी संसद की बात करें, सदन की बात करें, तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती है। जैसे एक होता है हमारे विधायिका में शून्यकाल, 0 आवर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक इसमें दिए गए बुक में कि 0 आवर क्या होता है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद लगभग 12 बजे है 0 आवर आता है। ओके, 1 घंटे का लगभग समय होता है शून्यकाल जिसको बोलते हैं। इसमें जो सांसद होते हैं वो अपने प्रश्न या मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 0 आवर होता है उसमें मंत्री उनके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन वो मुद्दों को उठा सकते हैं। ये मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है या पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, उन इश्यू के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन मंत्री आंसर दें उस वक्त कोई ज़रूरी नहीं होता। एक होता है क्वेश्चन आवर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये संसद की कार्यवाही का। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि प्रश्नकाल के दौरान संसद के अधिवेशन के समय में प्रतिदिन एक अवधि आती है जिसमें क्या होता है कि मंत्रियों को संसद के सदस्यों के तीखे प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। इस अवधि को बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक, इसमें भी क्या होता है कि पहले क्वेश्चन को सबमिट करवाना होता है, जैसे सभापति हो गए उनके पास, क्लियर, लोकसभा अध्यक्ष हो गए उनके पास जमा करवाना होता है। तो जो लोकसभा स्पीकर है वो 2 या 3 दिन के बाद उन क्वेश्चंस को
उठाने का मौका देते हैं, क्योंकि उसके दौरान मंत्री को भी वो पहुंचाने होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा, तैयारी करके आना, कल पूछने वाले हैं हम। ओके, तभी वो ठीक से रिप्लाई दे पाएंगे ना। तो इसमें प्रश्नकाल जो होता है उसमें संसद के अधिवेशन के दौरान एक ऐसा समय आता है जिसमें मंत्रियों को संसद के सदस्यों के प्रश्नों को जवाब देना होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल होते हैं। प्रश्नकाल अक्सर दोनों सदनों की बैठक की सर्वाधिक हलचल वाली अवधि होती है, क्योंकि इसमें मुद्दे उठाए जाते हैं, गर्मा गर्म सवालों को फेंका जाता है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी एकदम अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके जवाब देने होते हैं और पूरा देश उनको देख रहा होता है। तो ये हमारी संसद के एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि एक पीरियड होते हैं, कार्रवाई के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ओके, और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर बात की जाए प्रश्नकाल की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या होता है। एक तो ये कि प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और जो जितनी भी एजेंसियाँ होती है, प्रशासन की एजेंसियाँ होती है, उन पर निगरानी रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है कि सरकार ने गड़बड़ की नहीं और क्वेश्चन वहाँ से आया नहीं, और इन क्वेश्चन के रिप्लाई देने पड़ेंगे। गड़बड़ अगर रिप्लाई रहा तो जनता देख रही होती है, दिक्कत आ जाती है सरकार को। ओके, तो इस तरीके से कार्यपालिका अलर्ट रहती है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, वरना संसद में हमें जवाब देना पड़ेगा। संसद की इस अवधि में मंत्रियों से उनके कार्यों संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कैसे कार्य हुए, कैसे नहीं हुए। तो ये बहुत रुचि वाला, बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है जो देश के विकास से जुड़ा होता है। लोकहित के लिए प्रश्नकाल की अवधि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनता से जुड़े मुद्दे जो होते हैं, समस्याएं होती है, उनसे संबंधित सूचनाएं मांगी जाती है या फिर मुद्दों को उठाया जाता है। ओके, तो ये होता है सब कुछ क्वेश्चन आवर में। इसके साथ साथ संसद में एक और चीज भी होती है, वो क्या होती है, वो होता है काम रोको प्रस्ताव, ये स्थगन होता है। ये काम रोको प्रस्ताव क्या होता है कि सदन समस्त अन्य कार्यों को छोड़ करके तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर अगर विचार विमर्श शुरू कर दे, चर्चा शुरू कर दे, तो उसे बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। कई बार कोई सदस्य लेकर के आ जा सकता है, मान लीजिए कि देश में कोई गंभीर समस्या आई हुई है, संकट आया हुआ है, कुछ ऐसा मुद्दा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आए कि नहीं जी बाकी काम रोकिए, सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो सभापति वो डिसाइड करते हैं, अगर उन्हें लगे कि एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पहले डिस्कशन होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। आमतौर पर विपक्षी दल या कोई भी सदस्य इसको लेकर के आ सकता है। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है कि ये इसके तहत कि विधायिका में अगर संसद में कुछ भी कह दिया जाए तो भी किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसे बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ठीक, तो ये हो गए छोटे छोटे से टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए कि ये जो जुड़े हुए हैं हमारी विधायिका से, जुड़े हैं हमारी संसद से, पार्लियामेंट से, उनके डेली के डे टू डे रूटीन की जो फंक्शनिंग है उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा कि जो संसद होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है। तो अभी हमने वैसे तो बात की थी कि संसद होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। पहली चीज़ तो आवश्यकता क्यों होती है कि लोकसभा में बहुमत वाले जो दल होते हैं, जिनके पास बहुमत अपने दम पे, या फिर गठबंधन है, उसकी सरकार बनी है। क्योंकि जैसे जैसे हम बात करें दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटें, तो वो बहुमत के लिए चाहिए 36। मान लीजिए कि एक दल के पास ही 36 है, 36 है, तो उसकी सरकार बन जाएगी। मान लीजिए 36 एक के पास नहीं है, तो 7 दलों ने मिलकर के बना ली, 36 तक पहुंचे, तो गठबंधन की सरकार हो जाएगी। ओके, तो आमतौर पे लोकसभा में बहुमत दल या फिर गठबंधन के सदस्य मिलकर के संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनाते हैं। ओके, और ऐसा हो सकता है कि बहुमत की ताकत पा करके कार्यपालिका अपनी शक्तियों की दुरुपयोग करना शुरू कर दे। हो सकता है ना कई बार, नहीं जी हमारी सरकार बन गई, हम अपनी मर्जी करेंगे। तो जरूरी हो जाता है कि कार्यपालिका पर कोई तो नियंत्रण रखे। तो हमारी जो संसद होती है वो नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है कि भाई आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। कैसे नियंत्रण रखती है? कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। पहला जो तरीका होता है बहस या वाद विवाद के द्वारा। ओके, बहस या वाद विवाद के द्वारा कैसे होता है कि प्रश्नकाल में संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न के उत्तर देने की जवाबदेही किसकी होती है? वो कार्यपालिका होती है। मंत्री जो होते हैं उनको जवाब देना होता है। तो प्रश्नकाल सारे जो सरकार होती है उसकी कार्यपालिका, उसकी प्रशासकीय एजेंसियों की निगरानी रखने का, उन पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। तो एक तो ये तरीका होता है जिससे जो कार्यपालिका होती है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल में आ जाता है कि भाई जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तो पहले ही सोच समझ के काम करते हैं। दूसरा, कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास है। इस अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। मान लीजिए कि कोई कानून लगे कि सरकार तो लेकर के आ रही है और जो पार्लियामेंट है उसको लगता है कि नहीं ये बेहतर नहीं है, सही नहीं है, उसके ऊपर चर्चा होगी और हो सकता है उसको रोक भी लिया जाए। ओके, तो यहाँ पर भी संसद के ऊपर ही वो, उसके पास ही वो शक्तियाँ आ जाती हैं। तीसरा, सरकार के कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जो बजट है
वो कहाँ से पारित होगा? बजट जो पारित होगा वो संसद से ही होगा। तो इससे भी यानी कि खजाना जो होता है सरकार का, उस पर नियंत्रण भी संसद का ही होता है, यानी कि उनकी मर्जी के बिना पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसके साथ साथ कई बार संसद होती है वो अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा जो अल्पमत की सरकार होती है उसको त्यागपत्र देने के लिए भी मजबूर कर देती है। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है और वो कोई ऐसा कदम उठाती है कि उसके गठबंधन के कुछ सदस्य भाग जाते हैं कि नहीं भाई हम इस सरकार के साथ नहीं ठहरते, तो अविश्वास प्रस्ताव आता है। ओके, और वो जो अविश्वास का प्रस्ताव होता है उसके बाद वोटिंग होती है क्योंकि एक्चुअली में उसके पास बहुमत है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुमत नहीं होता, सरकार गिर जाती है, यानी कि सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो ये भी जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। तो इस तरीके से कई तरीकों से जो संसद है वो सरकार या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है। ओके, अब संसद है वो खुद पर नियंत्रण कैसे रखती है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला तो ये कि संसद का सार्थक व अनुशासित होना बहुत आवश्यक होता है। और संसद अनुशासित होती है, उसके नियम होते हैं वो तय होते हैं कि कब मुद्दे उठाए जाएंगे, कितने मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरीके से उठाए जाएंगे। तो ऑटोमेटिक ही उनका जो संविधान होता है, जो कार्यप्रणाली होती है, उससे ये संसद अपने आप नियंत्रित रहती है। पहला तो ये। दूसरा ये कि सदन का जो सभापति होता है वो विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो वो इसको कंट्रोल में रखता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो इन दोनों सदनों की कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। भारतीय संघात्मक सरकार की बात करें तो यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, तो वहाँ इनको मिलाकर के हमारे देश में संघीय व्यवस्था कायम की गई है। तो यहाँ पर सभी राज्यों में विधानमंडल की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जो विधानमंडल है कई बार ये भी प्रस्ताव पारित करते हैं और संसद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी संसद है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ओके, तो ये बात हुई कि संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है। अगर हम राज्यों पे आ ही गए तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये तो बात होगी केंद्र सरकार में कि विधायिका क्या होती है, कितने भाग होते हैं, कैसे कानून बनता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे वो नियंत्रित होती है, 2 सदन क्यों होते हैं, ये सब कुछ समझ लिया। अब थोड़ा सा फास्ट हम समझेंगे कि राज्यों में क्या होता है। सेम सिस्टम होता है। अगर प्रत्येक राज्य की बात करें तो राज्यों में भी इसी प्रकार की एक विधानमंडल होता है। हालांकि विधानमंडल जो होता है उसकी व्यवस्था पूरे देश में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में 1 सदन होता है तो कुछ में 2 सदन भी होते हैं। जैसे कि हमारे देश की संसद के 2 सदन है, 2 है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही हमारे देश के कुछ राज्यों में भी 2 सदन है जिनकी हम आगे बात करने वाले। तो यहाँ पे 2 सदन कौन से होते हैं? एक तो होता है विधानसभा, जिसको बोलते हैं निम्न सदन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे 2 सदन होते हैं। ओके, और कुछ राज्यों में 1 ही सदन है तो वो विधानसभा ही होगा। कुछ राज्यों में अगर 2 हैं तो उसमें से दूसरा सदन विधान परिषद होगा, इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। जैसे कि सेम तरीका है लोकसभा और राज्यसभा वाला होता है कि लोकसभा निम्न सदन लेकिन पावर ज़्यादा है, राज्यसभा उच्च सदन है लेकिन पावर कम है। तो यहाँ पर विधानसभा है वो निम्न सदन है लेकिन पावर ज़्यादा है, विधान परिषद उच्च सदन है लेकिन उसके पास पावर शक्तियाँ कम होती हैं। अब यहाँ पे हमारे देश में कौन से राज्य जहाँ पे द्विसदन है तो उनको भी देख लीजिए कि हमारे देश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुल 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन है। ओके, तो वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये वो 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन। इसको एक फॉर्मूले से याद कर सकते हो कि अब तू मजा करना। ओके, अब तू मजा करना। तो यहाँ पे क्या बन गया? ए से बन गया आपका आंध्र प्रदेश, ओके, बी से बन गया आपका बिहार, फिर तू से टी से बन गया तेलंगाना, यू से बन गया यूपी, मजा से एम से बन गया महाराष्ट्र और करना से बन गया कर्नाटका। अब तू मजा करना। तो इस लाइन से आप याद रख सकते हो कि भारत में जो 6 राज्य हैं उसमें 2 सदन है। हालांकि बीच में आंध्र प्रदेश ने ऐसा गोलमाल किया था कि भाई कभी 2 रखने हैं, 1 रखने हैं, लेकिन फाइनली 2 ही है। पहले जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी 2 सदन होते थे लेकिन अब 2 सदन नहीं है। 2019 के बाद वहाँ पर भी 1 ही सदन है। ठीक, तो 6 राज्यों में 2 सदन है। उसके बाद विधानसभा या अगर विधान परिषद की बात करें तो उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? जो विधानसभा होती है उसकी विधायी शक्तियाँ होती है। एक तो ये कि राज्य सूची में जो स्टेट लिस्ट होती है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें जितने विषय होते हैं उनके ऊपर कानून विधानसभा बना सकती है। इसके अलावा जैसे बजट वाले, जैसे लोकसभा की शक्तियाँ सेम है कि धन संबंधी विधेयक है, राज्य का जो बजट है वो यहीं पे पेश किया जाता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ भी ये होती है कि कार्यपालिका जो है उसका चुनाव, जो मुख्यमंत्री है उसका चुनाव कहाँ से होगा? वो इसी सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसके नेता का ही चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर होता है। ओके, चुनाव संबंधी कार्य भी होते हैं। चुनाव संबंधी कार्य जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें ये भाग लेते हैं।
संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी होती है। कुछ विशेष बिल होते हैं जिनमें राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की स्वीकृति भी जरूरी होती है, तो वो कार्य भी इन्हीं के होते हैं। ओके, यानी कि सारे लोकसभा वाले कार्य होते हैं लेकिन होते हैं सिर्फ राज्य तक सीमित। उसके बाद विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर विधायी शक्तियाँ होती है कि अगर राज्य का कोई कानून है उसमें बदलाव करना है तो विधान परिषद की भी मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय शक्तियों की बात करें, हालांकि धन बिल के ऊपर चर्चा हो सकती है, उसको रोक नहीं सकते ये। कार्यपालिका की शक्ति ये होती है कि सरकार है उसको जवाब देना होता है। विधान परिषद में भी अगर कुछ भी कार्य किया जाता है तो उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हालांकि जो राज्य होते हैं उनमें विधानपालिका के 2 अंग हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा वो हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली रहेगी। जैसे लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ये चुने हुआ अंग होता है। विधान परिषद और जो राज्यसभा होती है उनके सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने जाते, इसलिए उनको हमने शक्तियाँ कम दी है। तो ये तो बात होगी कि राज्यों में विधायिका कैसे काम करती है, तो सेम तरीके से काम करती है जैसे कि पूरे देश में संसद कार्य करती है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है दल बदल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आमतौर पे विधानसभा के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा किसी भी सदस्य की बात करें तो अगर दल बदल ले चुने जाने के बाद फिर क्या होगा। तो दल बदल होता है क्या कि यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व में चुने जाने के बाद आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, ओके, व्हिप जारी कर दी कि भाई सदन में आना और वो ना आए, ठीक है, यानी कि ऑर्डर नहीं माना है, या दल के निर्देश के विपरीत वो कार्य करता है, मतदान करता है, या फिर स्वेच्छा से दल की सदस्य को बीच में छोड़ देता है या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसे बोलते हैं हम दल बदल। ओके, उसे क्या बोलेंगे, दल बदल करना, यानी कि दल को उसने बदल लिया। जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, तो कुछ सदस्य दल बदल के दूसरे दल में शामिल हो गए थे, तो उसको हम दल बदल कहेंगे। हालांकि उसके ऊपर अभी भी बहस जारी है कि क्या एग्जैक्टली वो दल बदल सही था या फिर नहीं था। ओके, तो ये दल बदल है। अब इसको रोकने के लिए, क्योंकि पहले क्या था, आयाराम गयाराम की राजनीति होती थी कि कभी कोई किसी में चला गया, पैसे से खरीद लेते थे, सरकारें पता ही नहीं चलती थी किसकी बनेगी। तो अब उसको रोकने के लिए क्या किया गया था कि 1985 में 1985 में एक कानून लाया गया था। ओके, संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा। हालांकि वो कानून उतना प्रभावशाली नहीं था, उसमें बाद में फिर से संशोधन करना पड़ा था। तो उसमें ये था कि दल बदल को रोकने के लिए एक तरीके से कानून लाया गया, तो इसको बोलते हैं दल बदल निरोधक कानून। इसमें यह है कि अगर कोई ये सदस्य ये सिद्ध हो जाए कि दल बदल लिया है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म कर दी जाएगी। ऐसे दल बदलों को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये कानून आया था, ठीक। हालांकि 2/3 सदस्य मिलकर के दल बदल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 12 सदस्य हैं, ओके, 2/3 हो जाएंगे 8, तो 12 में से 8 अगर एक साथ जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर साथ जाते हैं तो उसको दल बदल समझा जाएगा। इनकी 2/3 66% मेंबर है वो एक साथ पार्टी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं की जा सकती। जीतने के बाद उनको त्याग पत्र देकर के दोबारा से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये होता है दल बदल क्या है और दल बदल निरोधक कानून क्या है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने बहुत आसान सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार और फिर से देखोगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसमें हमने समझा कि संसद में क्या कुछ होता है, कैसे कार्यवाही होती है, कैसे कानून को पारित किया जाता है, राज्यों में विधानसभा किस प्रकार से कार्य करती है, उनके क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ, ये सब कुछ हमने समझा, शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये चैप्टर अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कभी कभी जो आप छोटे छोटे कमेंट्स करते हो वो बहुत मोटिवेट करते हैं कि हम और बेटर करते जाएं। इसके साथ साथ पोल साइंस का आपका सिलेबस मैंने पब्लिश कर दिया है, क्वेश्चन पेपर भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ओके, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और बाकी हिस्ट्री, जियो के चैप्टर्स भी आ रहे हैं, इंग्लिश के भी आने वाले हैं, इको की भी हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।